बहुत अच्छा रहेगा और इस बार के इस उपचुनाव में रिकॉर्ड मतों से बीजेपी को सफलता मिलेगी। ये तो जनता का फैसला है और जनता का फैसला जो भी होता है वो सर्वोपरि है, हमें भी स्वीकार रहेगा। अब क्यों, कैसे, क्या है ये तो जनता ही बताएगी। बिल्कुल मेरे पिताजी का सपना था कि सारे आदिवासियों को पट्टा मिल जाए, तो मेरा भी रहेगा कि मैं भी जितना मेरा कार्यकाल रहा और उसमें मैं अधिक से अधिक संख्या में लोगों को पट्टा। जो सरकार ने 500 का और 1000 का नोट जो परिवर्तन बंद करने से और हमारे किसान भाइयों को बहुत परेशानी हुई और उनको मतलब गेहूं की फसल बोना है और उनको मतलब खाद बीज के मतलब बहुत परेशानी हो रही है। ये मुद्दा हमारा बड़ा मुद्दा है और हमारे किसानों का नुकसान हुआ है। वो तो विकास नहीं किया है, केवल घोषणा करते हैं, केवल उनकी घोषणाएं चलती है। ये तो महज 4 चेहरे भर हैं जो शहडोल और नेपानगर उपचुनाव से जुड़े हुए हैं, लेकिन असल में देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस की साख सीधे तौर पर दांव पर लगी है इन चुनाव में, जिसमें एक तरफ जहां भाजपा के प्रमुख चुनावी चेहरे शिवराज सिंह और सरकार की तमाम कवायदें, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की एकजुटता और आक्रामक प्रचार शैली दांव पर लगी है। और 22 नवंबर वो दिन होगा जब इन तमाम सियासी कवायदों की सार्थकता सबके सामने आएगी। चाहे लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की, इन दोनों चुनावों का प्रभाव देश और प्रदेश के दोनों सदनों में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। लेकिन चूंकि ये चुनाव मध्यांतर के हैं, ऐसे में इनके नतीजों पर सूबे की सियासी हवा की छाप को आसानी से महसूस किया जा सकता है। बहुत संभव है कि आने वाले वक्त में प्रदेश के साथ देश की सियासी तस्वीर कैसी होगी, वो इन चुनाव के नतीजों को देखकर समझा जा सके। चलिए अब हम आपको बताते हैं कुछ वो अहम आधार जिनसे शहडोल और नेपानगर उपचुनाव प्रभावित हुए। शहडोल और नेपानगर में लोगों ने प्रमुख तौर पर विकास कार्यों को आधार मानकर वोट दिया। संबंधित क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था और जमीन पट्टे के मामले को भी प्रभावी मान सकते हैं। हालांकि अन्य वक्त पर नोटबंदी का मसला भी बड़े स्तर पर सियासी जोर पकड़ता नजर आया। सीएम शिवराज को आगे करके भाजपा ने उनकी लोकप्रियता को हर स्तर पर भुनाया। कांग्रेस ने एकजुटता के जरिए चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। दिवंगत नेताओं की बेटियों को टिकट देकर सियासी दलों ने सहानुभूति हासिल करने की कोशिश की। जनता तो पहले से ही मन बनाकर बैठी थी। सियासी दलों ने भी उस सोच को अपने पक्ष में करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और मतदान के बाद भी दोनों दल अपनी अपनी कवायदों के जरिए खुद की जीत का दावा करते नजर आए। अभी जो एक मैसेज जो आया 1500 की नोटबंदी, उससे भी लोग बहुत खुश हुए। तो मेरे को लगता है मोर देन 65% का होगा, ये संतोषजनक है। मैं तो 100% दावा करता हूँ हमेशा जीत का, और मैं आश्वस्त हूँ कि दोनों ही चुनाव हम जीतेंगे, और जीतेंगे ही नहीं, बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे। हमें तो पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो जिस तरह का फरमान जारी किया है और बिना किसी से चर्चा किए, बिना किसी से बात किए देश के प्रधानमंत्री ने अपना फरमान जारी कर दिया। इस देश का किसान, देश का अन्नदाता, आज बुआई का सीजन है, गेहूं और चने की फसल बोनी है। कोऑपरेटिव बैंक्स और परमेश सोसाइटीज में लोगों को पैसा देने से मना कर दिया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ हमको मिलेगा, जरूर मिलेगा। किसकी जीत होगी और किसकी हार, इस बात का पता तो 22 नवंबर को ही चलेगा। साथ ही ये भी तय होगा कि प्रदेश में अभी किसके पक्ष में सियासी हवा बह रही है। IND 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। चर्चा शुरू करने के पहले एक नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। क्या शहडोल नेपानगर उपचुनाव भविष्य की राजनीतिक तस्वीर पेश करेगा? क्या इन चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी का शिकार होगी भाजपा, या पिछली बार की तरह भाजपा कांग्रेस पर भारी पड़ेगी? क्या इन चुनाव में विकास के साथ अन्य मुद्दे भी प्रभावी रहे? हम मध्य प्रदेश में होने वाले 2 उपचुनाव, शहडोल लोकसभा और नेपानगर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। भाजपा के संपर्क प्रमुख अनिल सौमित्र जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस के साजिद कुरैशी जी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश द्विवेदी जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सौमित्र जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें हुई है, आज तो मतदान भी हो गया
अब मामला 22 तक टल गया है, तब तक अटकलें होंगी, अनुमान होंगे, कयासबाजी होगी। इस सब के बीच में हम चाहते हैं कि दर्शकों को हम एक ऐसी डिबेट, एक ऐसी चर्चा बताएं जो सच के बहुत निकट हो और नतीजे उसी के आसपास या तो आए या उसके आसपास घूमते दिखाई दें। इसलिए अब ऐसी कोई बात आप सच कहेंगे भी, दोनों पार्टियों से मेरा आग्रह है, तब भी आपके चुनाव पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने वाला है। बात पूरी हो चुकी है, मतदान हो चुका है। अब कम से कम वो कच्ची पक्की और मजबूत बातें आपसे पूछना चाहेंगे जो चुनाव के दरमियान आपने महसूस की, आपकी पार्टी ने। और उसमें एक सवाल और था कि जो 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 और 500 के नोट बंद करने की बात कही थी, उसके बाद जब जिला सहकारी बैंकों में भी इसका लेन देन बंद हुआ तो एक बात निकल कर आई थी कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इस बात को लेकर चिंता थी कि जो किसान रबी की फसल की तैयारी कर रहे हैं उन्हें ज़रूर दिक्कत हुई है, क्योंकि सहकारी बैंकों से उनका ज़्यादा नाता होता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी बैंकों ने 1000 और 500 को नोट लेना बंद कर दिए थे। इन सब बातों पर आपकी विस्तार से आपकी राय कि आखिर ये सब मामला है क्या और नतीजा किस करवट बैठने जा रहा है। देखिए, कैमरे के सामने और आपके सामने और दर्शकों के सामने जो कुछ बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा। ठीक, आपका बहुत बहुत स्वागत है इसके लिए। फिर एक बार एक बात तो इसमें स्पष्ट हो गई कि मोदी जी ने या मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ने जो निर्णय लिया है वो राजनीति से परे जाके निर्णय लिया और देश हित में लिया है। एक बात तो तय हो गई। अगर ये चुनाव का भी ध्यान में होता या आने वाले कुछ राज्यों में जो चुनाव है वो अगर ध्यान में होता और उसके कारण अगर ये नोटबंदी के कारण कुछ नुकसान भी होता तो उस नुकसान की कीमत पर भी देश हित में एक बड़ा फैसला लिया गया है। और वो फैसला इसलिए है कि जो बड़े पैमाने पे काले धन का संचय हुआ है और ऐसे काले धन के कुबेर जो उस पर कुंडली जमाए बैठे हैं, जो अर्थव्यवस्था को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं टेरर लिंक भी है, इन सब मसलों पर मोदी जी ने एक बड़ा निर्णय लिया है। और उसमें देश के लोगों से, भाजपा से और जो विपक्ष के लोग भी हैं उनसे भी एक अपेक्षा की है कि सकारात्मक सहयोग दें। और विपक्ष की ये भूमिका होती है कि देश हित के मुद्दे पर, सुरक्षा का मुद्दा है, इस तरह के मुद्दों पर एक सकारात्मक सहयोग तात्कालिक जरूरत होती है, उसके हिसाब से मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और कुछ विपक्ष के लोगों ने इस काले धन के मुद्दे पर देश हित से समझौता करते हुए उन्होंने इसको राजनीति का मुद्दा बनाया है और दुर्भाग्य से कुछ लोगों की मृत्यु हुई है, उसका उन्होंने नाजायज एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की। और आपने संसद में भाषण सुना कांग्रेस के नेता का, गुलाम नबी आजाद, उन्होंने ये कहा कि उड़ी से ज्यादा लोग इसमें मरे हैं। तो अब देखिए, एक सुरक्षा जैसे विषय पर जो आतंकवादी घटना हुई है उसकी तुलना, सेना के लोग मरे उसकी तुलना, जो बैंक में लोग लाइन में लगे किसी कारण से उनकी मृत्यु हुई, वो दुखद है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उसकी तुलना करके सैनिकों की मृत्यु, जो शहीद हुए उनकी तुलना करके एक काले धन पर जो एक सकारात्मक सहयोग होना था उससे मुंह मोड़ते हुए उन्होंने एक घटिया किस्म की राजनीति करने की कोशिश की है। वो उसका एक आगे चल के दुष्परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। लेकिन सौमित्र जी, हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि 1000 और 500 के नोट बंद करने के बारे में बीजेपी को कितने नुकसान की आशंका 2 दिन पहले हुई थी या अभी भी है। एक तो ये था, दूसरा ये कि ये जो चुनाव, अगर शहडोल में बीजेपी चुनाव जीतती है, भाजपा चुनाव जीतती है, तो वहां एक और उपचुनाव का मामला वहां आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ज्ञान सिंह सांसद बनेंगे वैसे ही उनकी विधानसभा चुनाव पर फिर चुनाव की बात आएगी। तो एक हमने अनचाहे वो चुनाव लाद दिया है अगर बीजेपी जीतती है वहां, तो जैसे कि आपकी संभावना भी और आपके दावे भी हैं। देखिए, मैं लौटूंगा इस सवाल पर आपके पास दोबारा। साजिद जी, आपने बहुत विस्तार से तो नहीं लेकिन काफी सारी बातें सौमित्र जी ने कही है। मेरा भी आपसे वही आग्रह है कि चूंकि मतदान हो चुका है, अब हम सच बात कह सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं संक्षेप में कहूंगा कि जब 1998 का चुनाव, 99 का चुनाव हुआ था, तब पूछा गया था, बल्कि 2003 का चुनाव, दिग्विजय सिंह जी उस समय सीएम थे, उनसे पूछा था कि आप तो आखिरी दम तक दावे कर रहे थे कि आप जीत रहे हैं और आप तो बुरी तरह हार गए। तो उनका कहना था क्या मैं ये कहता कि हम चुनाव हार रहे हैं? तो मैं ये नहीं कहूंगा आपसे कि आप ये कहें कि हम चुनाव हार रहे हैं अब, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि चुनाव किस करवट बैठने वाला है, चुनाव का ऊंट। देखिए राघवेंद्र जी, जिस तरीके से सौमित्र जी ने अभी ये बात कही कि कांग्रेस पार्टी ने जवाबदेही और जिम्मेदारी की, विपक्ष की जो भूमिका है उसका निर्वहन नहीं किया, क्या देश
कि प्रधानमंत्री इस पूरे मसले पर 8 नवंबर को जब घोषणा करते हैं आपातकाल लागू करने की, आर्थिक आपातकाल, उसके पहले संसद के और हिंदुस्तान की तमाम राजनीतिक दलों के लोगों को विश्वास में लिया जा सकता था। जितने व्यापारिक संगठन या जितने भी आर्थिक तौर पर इस चीज़ से प्रभावित होने वाले लोग हैं, चाहे वो खेतीहर मजदूर हों या उन तमाम लोगों हों, उनके साथ इस तरीके का विचार विमर्श किया जा सकता था। ये सकारात्मक राजनीति होती भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री की कि इस पर वो फैसला देश की जनता के साथ डिस्कस करने के बाद या निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ कर सकते थे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी जब व्यापम में 50 लोगों की मौतें हुई तब उन्होंने उस मौतों को पर्दा डालने की कोशिश की, उसको कहीं ना कहीं सैनिकों या और दूसरे लोगों की शहादत के साथ जोड़कर। अभी भी जो 40 लोग मरे हैं, उन 40 लोगों की मौत को जिस तरीके से पर्दादारी करने की कोशिश और गुलाम नबी आज़ाद जी के एक वक्तव्य को पूरे देश भर में चर्चा का विषय बनाने की जो कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही, ये अपने पाप को छुपाने का एक प्रयास है। जिस दिन से नोटबंदी लागू की है भारतीय जनता पार्टी ने, लगातार अगले दिन तक फैसले चेंज हो रहे हैं। किसी दिन 4500 रुपये नकदी निकालने का फैसला होता है, उसके बाद आज वो सीमा 2000 तय कर दी जाती है। सिर्फ शनिवार के दिन बुजुर्ग उस सीमा का उपयोग करेंगे। मेरा ये कहने का मतलब बहुत है, माफी के साथ समिति से भी मेरा आग्रह है और आपसे भी कि हम चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं। इस नोटबंदी के फैसले का जो असर शहडोल लोकसभा पे पड़ा है, निश्चित तौर पर शहडोल का मतदाता, जिसमें कहीं वो किसान भी हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इस वेदना को 8 नवंबर के बाद से सहा है, वो कहीं ना कहीं इस ऑडिट सिस्टम में शहडोल का जनता, शहडोल का जिम्मेदार मतदाता भारतीय जनता पार्टी की इस मोदी सरकार को बेनकाब करेगा। और कांग्रेस पार्टी जो इन मुद्दों पर जनता के साथ थी, चाहे संसद का मामला हो, चाहे शहडोल की गलियों में इस चुनाव के दौरान स्वयं जनता ने इस परेशानियों को महसूस किया कि 8 नवंबर के बाद शहडोल में कई बच्चियों की शादियां थी, वो शादियां प्रभावित हुई। कई किसानों से कांग्रेस के कार्यकर्ता जब चुनाव प्रचार के दौरान मिले तो उन्होंने अपनी वेदना बताई। तो निश्चित तौर पर वैसे भी हम लोग शहडोल में बहुत मजबूत के साथ अपने इस चुनाव में गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की इस नीति से निश्चित तौर पर मैं आज ये कह सकता हूं कि शहडोल और नेपानगर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी अप्रत्याशित तौर पर चुनाव जीत कर आएगी। जगदीश जी, आपने हमारे दोनों साथियों को सुना, बहुत अच्छे से सुना। कोई भी मैदान में पीछे हटने को राजी नहीं है। मतदान हो चुका है, देखिए फिर भी मेरा सिर्फ ये कहना था कि दावे दोनों तरफ से उतने ही हो रहे हैं जितने कल हो रहे थे या पहले दिन से हो रहे थे। हम ये मान सकते हैं कि राजनीति में कोई भी आदमी कंप्रोमाइज नहीं करता है। वो भले ही गीता की कसम खाए, कुरान की कसम खाए, लेकिन बोलेगा वही जो उसकी पार्टी उसको अनुमति देती है या जिसमें पार्टी का होता है। उनका धर्म है, आपसे राजनीतिक मजबूरी है। नहीं, देखिए धर्म तो सच बोलना है। नहीं, राजनीतिक धर्म और धर्म में अंतर है। मैं राजनीतिक धर्म की बात कर रहा हूँ। चलिए हम उस मजहब को अलग तरीके से देख लें भले ही, लेकिन मजहब तो मजहब होता है और मजहब कभी भी राजनीति का हो, चाहे धर्म अपने ही दल के गुणगान करना सिखाता है, जाति का हो, वो सच बताता है। तो आपसे ये हम उम्मीद करते हैं कि आप अपने पत्रकारिता का जो धर्म है उसमें सच बताएं कि इनका ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। नतीजा तो 22 को आएगा, लेकिन किस तरफ संभावना है? देखिए, किसी भी नतीजे को लेकर भविष्यवाणी करना मैं नहीं मानता कि बहुत ठीक होगा, लेकिन वोट पड़ चुके हैं, मतदान हो चुका है, और अब कुछ होने वाला नहीं है। नंबर एक राघवन जी, ये जो चुनाव है, पहले मैं चुनाव की मीमांसा करूं कि पहले सीधे परिणाम बताऊंगा? सीधे अपन आए, क्योंकि इसके बाद दोनों हमारे एक मिनट का समय लेकिन मुझे दें। बिल्कुल, उसके बाद मैं नतीजे पे आऊंगा। मैं ऐसा चाह रहा हूं। देखिए, चुनाव बेहद महत्वपूर्ण था, कोई दो मत नहीं कि कांग्रेस ने बेस्ट कैंडिडेट अपना उतारा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस में बेसिकली राघवन जी एक अंतर है। इस अंतर को हमें समझना होगा। अंतर यह है कि भाजपा में ज्ञान सिंह सेकंड थे, संगठन फर्स्ट था। संगठन चुनाव लड़ रहा था, ज्ञान सिंह उसके बाद मैदान में थे। कांग्रेस की जो परंपरा है, कांग्रेस में नेता सारे बाद में थे, हिमाद्री सिंह पहले थी। और कांग्रेस ने अपनी शुरुआत तो बहुत अच्छी की। मैं नहीं जानता परिणाम क्या होंगे, लेकिन मैं चूंकि शहडोल गया, मैंने जाके वहां जो देखा कि पिछले 3-4 दिनों से, हम कहें कि 12 तारीख के बाद से, 12-13 तारीख के बाद से वहां कांग्रेस का जो चुनाव प्रचार था वो मेरे को कुछ बिखरा सा नजर आया। मुझे नहीं लगा कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार, चूंकि मुझे भी 20-25 साल पत्रकारिता में हो गए हैं, मैंने भी कई चुनाव कवर किए हैं। नहीं, आपका बहुत लंबा और अच्छा तजुर्बा, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो चुनाव जो है, जिस चुनाव में जो कसावट होनी चाहिए, चूंकि प्रत्याशी अच्छा होना ही सब कुछ नहीं होता, बूथ पे आपका आदमी है या नहीं। चुनाव, दिग्विजय सिंह जी ने, आप बहुत वरिष्ठ हैं और आप उस समय, मुझे याद है कि पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में बहुत सक्रिय रूप से थे 15-17 साल पहले जब, तो दिग्विजय सिंह एक बात कहा करते थे कि चुनाव एक मैनेजमेंट होता है, और निश्चित रूप से होता है। मैनेजमेंट अगर ये होता है कि बूथ पे आपका आदमी है या नहीं,
आपको वोट देना तो लोग चाहते हैं, लेकिन वो आदमी बूथ तक आप ले जा पा रहे कि नहीं ले जा पा रहे। ये आज के चुनाव में एक बहुत बड़ी जरूरत थी, जिसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस शायद उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी बीजेपी हुई। अच्छा, दूसरी चीज, सत्ता का कहीं ना कहीं प्रभाव या दुष्प्रभाव जो भी कहें चुनाव में देखने को मिलता है, वो शहडोल में भी देखने को मिला। कांग्रेस की तुलना में भाजपा ने अपने बहुत सारे कद्दावर नेता उतारे थे, उनको मैनेजमेंट दिया था, एक एक मंत्री को एक एक विधानसभा दी गई, 8 से 10 मंत्री थे वहां, पर्दे के पीछे 70 एमएलए वहां थे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि ये चुनाव नोटों पे जो बंदी हुई है, नोटबंदी को लेकर लिटमस टेस्ट जरूर होगा। अगर नोटबंदी से जनता परेशान है तो इस चुनाव के नतीजों में दिखेगा, और अगर नोटबंदी मोदी का सही कदम है, जो कि भाजपा जिसका दावा कर रही है। एकदम मैं लौटूंगा जगदीश जी, आपने नेपाल नगर को लेकर मैं जरूर आपसे पहली भविष्यवाणी कर सकता हूं कि नेपाल नगर में चूंकि भाजपा का वो गढ़ रहा है और भाजपा की स्थिति वहां बेहद मजबूत है, और हो सकता है परिणाम उनके पक्ष में ही जाए। बहुत तरीके से एक मर्यादा के भीतर उन्होंने संकेत दे दिए कि कहां क्या स्थिति है। नेपाल नगर के मामले में जगदीश जी ने स्पष्ट कह दिया, लेकिन शहडोल के मामले में चूंकि मामला बहुत कांटे का है, दिख रहा है, अब नतीजे कैसे आते हैं पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है, जो बात कही है कि बीजेपी का संगठन महत्वपूर्ण होता है और कांग्रेस में प्रत्याशी और लीडर, तो ये तो जगदीश जी बीजेपी और कांग्रेस में यही फर्क है। कांग्रेस भाजपा को मिलता है नहीं, कांग्रेस हमेशा जनता के बीच से चलती है और बीजेपी हमेशा संगठन के साथ, संगठन को लेकर चलता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है और ये दोनों की ताकत भी है, और ये कह सकते हैं कि ये भाजपा कांग्रेस की अगर ताकत है जनता के साथ चलने की, तो ये उसकी कमजोरी भी है जो हमको बार बार दिखाई पड़ती है। लेकिन सौमित्र जी, बात हो रही थी कि जो जिला सहकारी बैंकों में पैसे का लेन देन बंद हुआ, किसान परेशान हुए। आदिवासी क्षेत्रों में एक चीज़ मैं और एक वाक्य जोड़ूंगा कि बीजेपी हमेशा आदिवासी वोट को लेकर चिंतित रही है। झाबुआ में पराजय उसका एक नतीजा था, गुढ़ा डोंगरी में भले ही वो उपचुनाव जीते हों, लेकिन आदिवासी वोट जितनी भाजपा की मेहनत थी उस तुलना में उससे कम मिले, और वही संघर्ष उसको शहडोल में देखने को मिला। इस बारे में, इस चीज़ में चूंकि क्या रणनीति रही, अब आप उसको उजागर भी कर सकते हैं और ये भी कह सकते हैं बहुत संक्षेप में कि बीजेपी ने क्या इसमें पाया और क्या वो खोने जा रही है, आपकी राय? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि बहुत समय से एक ये मिथक बना हुआ रहा है कि जैसे प्रबंधन की बात, राजनीतिक प्रबंधन और चुनावी प्रबंधन की बात हुई है, उसी प्रकार से एक ये हुआ कि फाइनेंशियल मतलब वित्तीय प्रबंधन भी चुनाव को बहुत प्रभावित करता है। तो एक तो ये तय हो गया कि आप अगर शहडोल में जो मतदान का प्रतिशत है वो पिछली दफे से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो ये पैसे वाला मसला ये जरूर मैं जोड़ दूं जी, मतदान का जो प्रतिशत है शहडोल में इस बार 62% तो 5 बजे हो गया था जी, 62.20, और ये लेटेस्ट जो आया है कम से कम 65% का आंकड़ा मेरे पास 67 के आसपास होने का अनुमान है, क्योंकि जो उनके सुदूर क्षेत्र हैं वहां से उसकी काउंटिंग होते होते कि कितना प्रतिशत हुआ। पिछले बार 62% था, और नेपाल नगर में तो 72% तो 5 बजे हो गया था, लेकिन उसके 73 और 74% होने की संभावना जो पिछले बार की तुलना में ज्यादा है। ये दोनों जगह ये स्थिति जी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पैसे वाला मसला है, क्योंकि इस बार 500 और 1000 रुपए के नोट बंदी के बाद ये चुनाव हुआ है, और चुनाव के में पैसे का खर्च इस बार अगर आप हिसाब किताब लगाएंगे तो जो उम्मीदवारों की, पार्टियों की और तमाम सारी बंदिशें होती थी, चिंताएं होती थी कि हमारा जो नियंत्रित एक खर्च है उससे सीमा पार नहीं कर जाएं, उन सब चिंताओं को बहुत कम कर दिया इस नोटबंदी ने। तो एक प्रकार से चुनाव को बहुत हल्का, मोदी सरकार के निर्णय से ये चुनाव बहुत ही स्वमेव बहुत नियंत्रित हो गया था, तो खर्च बहुत कम हुआ है। और खर्च कम होने के बाद भी अब ये भी कोई नहीं कह सकता कि साहब जो वो जनजातीय क्षेत्र है और वहां पर लोभ लालच के कारण या बहुत प्रकार के अपव्यय करने के कारण सवाल उसमें ये था, सवाल ये था कि उससे नुकसान हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों का सहकारी बैंक में जो अपना खेती को लेकर लेन देन था वो चूंकि बंद हो गया जी, उसको लेकर क्या? उससे भी मैं फिर कहना चाहूंगा कि जिसके मन में भी जरा सा भी देशभक्ति का जज्बा है वो लाइन में लगने में, थोड़ा बहुत सफर करने में वो परहेज नहीं करता। वहां लाइन की बात भी नहीं है सौमित्र जी, वहां तो ये कि सहकारी बैंक में ये बंदी हो गया है। लेकिन देखिए राघवेंद्र जी, आज भी किसानों के या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करेंगे तो सिर्फ आप एक देखिए, बड़ी मुद्रा का चलन रोका गया है 500 और 1000 का। किसानों का काम बड़ी मुद्रा पे ही निर्भर नहीं होता है, और जो बैंकों का काम है वो भी आप तमाम वैसे सामान्य दिनों में ही देखते हैं बैंक में कई सारी अड़चनें वैसे भी होती हैं,
लोन लेने में देने में। आपसे तो मेरा बस निवेदन ये है कि उससे बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। बहुत पॉइंटेड सवाल आपसे सिर्फ ये है, फिर मैं जाऊंगा कि बीजेपी इसमें आप तो ये तो नहीं कहेंगे कि हम कड़े मुकाबले में बीजेपी कितने मार्जिन से जीत रही है, क्योंकि पिछली बार जो उसका मार्जिन था वो 2 लाख से ऊपर था, 2,21,000 के आसपास, 2,16,000। इस बार क्या लगता है? देखिए, वो चुनाव में संगठन ने, जैसा जगदीश जी ने भी कहा है और आप ध्यान देंगे तो ज्ञान सिंह जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड मत से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिलेगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे विजय मिलेगी। तो पहले भी ये बात हुई कि पार्टी ने जिस प्रकार का काम किया है वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करेगी, इतना भरोसा है। साजिद जी, आपने एक बात कही थी, हालांकि उसका चुनाव से संबंध नहीं, लेकिन चूंकि आपने उसका जिक्र किया था तो मैं उसको एक पत्रकार के नाते कहना चाहता हूं कि जो नोटबंदी की बात केंद्र सरकार ने की, जो फैसला अचानक हुआ, इस फैसले का महत्व भी तब है जब वो अचानक हो। अगर सबसे रायशुमारी की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से उसका कोई मतलब नहीं रहता। ये बहुत मासूमियत भरा सवाल है कि सबसे बात करने के बाद अगर उसे करते तो उसकी गोपनीयता भंग होती और ये बात बाजार में आ जाती कि ये नोट बंद होने वाले हैं, तो उसके पहले मामले कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाते। लेकिन ये आपकी पार्टी का पक्ष है, आप जरूर उसको बताएं। अब हमारा जो फोकस है वो ये है कि इस बार आप शहडोल चुनाव में कितने मार्जिन से बीजेपी को मात देने वाले हैं अभी तक की स्थिति के हिसाब से? एक ऐतिहासिक करारा जवाब होगा शहडोल की जनता की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो सौमित्र जी जवाब नहीं दे पाए, सहकारी बैंकों का जो मामला है, सहकारी बैंकों ने उस लेन देन को ब्लॉक कर दिया है। किसानों की जो जमा पूंजी, किसानों के लिए वहां एक्सिस बैंक नहीं है गांव में कि आप कोई एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से पैसों का भुगतान कर लें। उनको नगद 2,000-5,000 रुपए की भी जो आवश्यकता है खेती के खाद और बीज के लिए, वो जिला सहकारी बैंकें नहीं दे रही हैं। ये एक बहुत बड़ा कड़वा सच है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो जांच एजेंसियां हैं या जो बैंकों की एजेंसियां हैं, कम से कम उनको विश्वास में ले लेते, ये जो छोटी नकदी है वो वहां तक पहुंचा देते। वो छोटी नकदी कलकत्ता में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच जाती है और वो वहां उसका उपयोग कर लेते हैं। लेकिन कहीं मजदूर और खेतीहर मजदूर वो अपनी बैंकों में, अपनी शाखाओं में अपने पैसे का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं। इस कड़वे सच को भी महसूस करना पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, भारतीय जनता पार्टी, राघवेंद्र जी एक और आप बोलिए, आपको समय मिलेगा। इसी से जुड़ा सवाल ही था कि अगर ये दिक्कत थी तो फिर कांग्रेस सड़क पर आंदोलन क्यों नहीं कर पाई इस मुद्दे पर? राघवेंद्र जी, मैं एक बात कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई मसला आता है लोगों की देशभक्ति पे सवाल उठाने लगती है। क्या विजय माल्या के लोन को माफ करते वक्त भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार इस बात का देश को जवाब देगी कि यह कौन सी देशभक्ति है कि किसान अपने पैसों को निकालने के लिए लाइन में परेशान हो रहे हैं और विजय माल्या जैसे चोर को, जो देश के साथ दगा करके भागा है, उसके लोन एसबीआई जो है डिडक्ट कर रही है, उसके लोनों के साथ माफी हो रही है? यह देशभक्ति है आपकी? आप एक आम मजदूर किसान को ये संदेश देना चाहते हैं कि यदि आप अपने पैसों के लिए बात करोगे, आप अपनी जायज कमाई के लिए बात करोगे, कितने काले कुबेर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 8 से लेके और आज 19 नवंबर का दिन है, 20 नवंबर का दिन है, इस दिन तक पकड़ लिए। यद्यपि मैं किसी पार्टी को सलाह देने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन अगर आप जनता के मुद्दे पर, जनता जब दुखी हो रही हो, अगर आप उसके पक्ष में आंदोलन करेंगे तो कोई कितनी भी राष्ट्रभक्ति का मुलम्मा उस पर चढ़ाए, लोग आपके साथ होते। मैं लौटूंगा अंतिम प्रतिक्रिया के लिए आपके पास। जगदीश जी, सिर्फ 1 मिनट का वक्त है, आपकी फाइनल टिप्पणी। 2 बातें मुझे इसमें कहना है, बहुत संक्षेप में। 2 बातें इसमें कहनी है। पहली बात तो ये कि इस मुद्दे पर विरोध और समर्थन मिला जुला है। कांग्रेस आंदोलन की हिम्मत नहीं उठा सकती थी, क्योंकि जहां विरोध भी है और समर्थन भी है। ऐसा नहीं है कि पूरा देश इसके विरोध में है। देश का एक बड़ा तबका, आम आदमी के नाते एक तबका ऐसा भी है जो इसके समर्थन में है। मैं उसको कहूं वो बुद्धिजीवी तबका है, या एक विचारधारा के लोग और विचारधारा से जुड़े लोग भी थे जो इसके समर्थन में भी हैं, जो बिल्कुल आज भी ये मानते हैं कि शायद और शायद इससे काले धन पर नकेल कैसे। नंबर 1। नंबर 2 जगदीश जी, इसमें यह है कि राजनीति में बहुमत की बात होती है। अगर बहुमत में लोग परेशान हैं तो कांग्रेस को ये रिस्क लेनी चाहिए थी। अगर कांग्रेस ने रिस्क नहीं लिया तो वो अवसर को चूक गई है। ये मेरा सवाल एक अवसर नहीं, कांग्रेस ऐसे बहुत सारे अवसर चूकी है। इस पे एक अलग से चर्चा हो, क्योंकि अगर शहडोल का यही मामला हम ले लें, अगर शहडोल में परिणामों की घोषणा मैं नहीं कर रहा हूं शहडोल में, लेकिन इतना अच्छा प्रत्याशी इस बार था राघवेंद्र जी, और ये चुनाव कांग्रेस के लिए, अगर कांग्रेस जीतती है तो, जिसकी संभावना मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिख रही, मैं साफ कह रहा हूं, अगर लेकिन ये चुनाव कांग्रेस जीतती है तो कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगा और ये 2018 में होने वाले विधानसभा चुनाव की परछाई और तस्वीर को एक बार जरूर साफ कर बिल्कुल। सौमित्र जी और कुरैशी जी, समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपकी एक 2 वाक्यों में अंतिम टिप्पणी
आप दो वाक्य में पूरी करेंगे तो मुझे देखिए, कांग्रेस की संजीवनी की जो बात कर रहे हैं जगदीश जी, वो उनके नेता ही उनको नहीं देने देंगे। कमलनाथ जी और सिंधिया जी और दिग्विजय सिंह जी और अरुण यादव के बीच में कितने झगड़े नेतृत्व को लेकर सबको पता है। इसका मतलब बस ठीक है, इसका मतलब तो कि उनको कांग्रेस में- संजीवनी मिलना नहीं है और कांग्रेस कांग्रेस में मतदान का लाभ मिलेगा। अभी आपकी राय? 20-25 साल तक संजीवनी नहीं देखिए, मिलेगा। हमने लोकसभा का जो भी चुनाव मोदी सरकार के आने के बाद, चाहे हमने रतलाम और झाबुआ चुनाव लड़ा, निर्णायक जीत हासिल की। शहडोल का लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। 22 नवंबर का दिन है, हम इसी डिबेट में शामिल होंगे। बिल्कुल। और हमने जो कांग्रेस पार्टी ने अगर वहां मतदाताओं के साथ जीवन संपर्क स्थापित करने का काम किया है, उसकी परिणति और कितनी एकजुटता के साथ हमने बूथ मैनेजमेंट का काम किया है, ये 22 नवंबर को शहडोल की जनता बिल्कुल। उसका निर्णय पहले तो करेगी। मैं तीनों अतिथियों का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और ये बताया, खासतौर से जगदीश द्विवेदी जी ने, कि शहडोल में क्या स्थिति है और नैपानगर में क्या है। एक शेर हुआ करता था कि बैठे हैं कहीं सोफे पर कुंडली मारे, आजकल सांप पिटारों में नहीं मिलते। मेरा कहना यह है कि बैठे हैं किसी तहखाने में कुंडली मारे अपने नोटों के ऊपर, आजकल काले धन वाले कुबेर नहीं कहलाते हैं। तो सीधी सी बात यह है कि ये चुनाव काले धन के मुद्दे पर आखिरी दौर में आ गया, जब मोदी ने बड़े नोटों पर रोक लगाई। लेकिन दावे प्रतिदावे दोनों पार्टियों की तरफ से है। अखाड़े में हम जैसे अक्सर बातचीत करते हैं कि अखाड़े में जब तक पहलवान चित न हो जाए, और यूं कहा कि जब तक वो चीना बोल दे तब तक दूसरा आदमी उसको हारा हुआ नहीं मानता। 22 तारीख का दिन ऐसा होगा जब दोनों पार्टियों में से, बल्कि तीनों पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बीजेपी और कांग्रेस, इनमें से कोई एक जरूर ची बोलेगा, दो ची बोलेंगे और एक जीतेगा। उम्मीद करते हैं कि 22 तारीख का दिन लोकतंत्र को मजबूत करने वाला होगा और कहीं ना कहीं देश को दिशा देने वाला होगा। आज IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।